Hey everyone, I hope you are doing well, and this is part 2, chapter 1, class 11th NCERT Sociology. So जैसा कि मैंने जो लास्ट वाली वीडियो थी, तो 2 वीडियोस हैं इसी की NCERT की 11th क्लास की, वो आप एक बार देख लेना। तो आपको जो मेन क्रक्स है इस लेसन का और इसके अलावा जो 11th क्लास की NCERT का, तो वो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग वाला आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, तो वो लेक्चर एक बार देख लेना। द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। इसमें मेनली एक तो सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो क्या सोच रहे हैं, एंड हाउ थिंग्स आर लाइक बिगनिंग फ्रॉम द बिगनिंग एंड हाउ थिंग्स हैज बिगन, वो सारी चीजें बात करते हैं डायलेक्टिव पर्सपेक्टिव से और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से और जो सोशोलॉजिस्ट ने बोला है उसके पर्सपेक्टिव से। सो वी बिगिन विद अ सेट ऑफ सजेशंस दैट ड्रू आवर अटेंशन टू how the individual and society are dialectically linked. This is a point that sociologists over several generations have been concerned with. So, सबसे पहले ये चीजें सोचनी होंगी कि आपका जो डायलेक्ट है या जहाँ से जो भी आपके पूर्वज हैं और आपका जो फोर्टे है वह उससे इंडिविजुअलिटी कैसे लिंक्ड है, और आप जो भी चीजें हैं किस तरीके की चीजें अटेंशन सीख करती हैं आपका सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। So C. White Mills resist his vision of the sociological imagination precisely in the unveiling of how the personal and public are related. इसमें मेनली अनवेलिंग का यहाँ पे मतलब है सुलझाना, किसी चीज को सुलझाना। सो एक तो जो गुत्थी सुलझने वाली होती है ना कि सोशियोलॉजिकल जो इमेजिनेशन है इंडिविजुअल पे उसका क्या फर्क पड़ रहा है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो सोसाइटी के बारे में, और सोसाइटी आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, वो जो गुत्थी है ना उसको सुलझाना इज नॉट दैट इजी। क्योंकि सोशियोलॉजी में ये चीजें हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, सबसे पहले आप ये सोचोगे और कोई क्या सोचेगा। जैसे आपने सपोज करो यू आर फ्रॉम हिंदू फैमिली, राइट, सो यू कांट कंज्यूम बीफ, क्योंकि हमें एक संस्कार मिले हुए हैं कि हम बीफ कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर साइड other religions in Christianity and Muslim community they consume it, so वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपका जो कॉमन सेंस है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको अलाउ नहीं करेंगी। ऑन द अदर साइड अदर रिलीजन इज अलाउइंग दैट। तो ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे हिंदूज भी हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में हैं, वो कंज्यूम करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर परसीविंग इट, कि आप कौन सी वैल्यूज को आगे लेके जा रहे हो, कौन सी वैल्यूज को आगे नहीं लेके जा रहे हो। रीड द टेक्स्ट फ्रॉम द मिल्स केयरफुली, सो देन एग्जामिन द विजुअल। ये एक एनेक्चर दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है, तो ये आप देख लेना। इसमें मतलब एज सच कुछ है नहीं अभी का, तो वो आप खुद से देख सकते हो। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड रिलेशंस बिटवीन द टू विद इन सोसाइटी। सो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हिस्ट्री और बायोग्राफी में क्या अंतर है? मेनली तो हिस्ट्री जो है आपको पास्ट के बारे में बताती है, आपको वो एक्सपीरियंस कराती है कि हाँ किस, जैसे सपोज जो भी वॉर्स हुए हैं उसके बारे में, और किस तरीके से आपने जो एंशियंट ह्यूमन था उसने कैसे इवोल्यूशन किया। तो हिस्ट्री आपको बताएगी कि हाँ क्या चीज़ें सही थी क्या गलत थी, उसको एनालिसिस करके आप अपने जो करंट में वही फर्दर स्टेप ले सकते हो कि उसमें से क्या सही था, सही चीजें जो कि आपके लिए फेवरेबल हो। बायोग्राफी सिखाती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। सपोज जैसे आपने बायोग्राफी देख सकते हो आप गांधी जी की, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, उसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, और बहुत सारी बायोग्राफीज हैं। तो उसमें जो उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्या मेजर्स लिए अपनी लाइफ में और किस वजह से वो फेमस हुए। अब गांधी जी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर भी थे, वो सोसाइटी को पूरे एक नॉर्मल सा बंदा पूरे देश को बांध के चल रहा है, उनके पीछे लोग बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर। ही वॉज फ्रॉम अ डाउन रिडन कम्युनिटी एंड स्टिल ही वॉज फाइटिंग टू द सोसाइटी अनटचेबिलिटी को, और उसके अलावा जितने भी डाउन रिडन सेक्शन था उसके बारे में फाइट करना कि उनको प्रॉपरली राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं उनको मंदिर में जाने दिया जाता, क्यों वो इम्प्योर है, क्यों प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है।
तो ये सारी चीजें सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से ही ये आपका सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है विच enables us to grasp history and biography, the relation between two within society, कि आप कि इनका एक तो रिलेशन क्या है और उससे आप क्या सीख रहे हो. This is it, the task and promises perhaps and most fruitful distinction with which the sociological imagination work in between the personal troubles of the milieu and the public issues of social structure. बिकॉज हिस्ट्री में क्या सोशल स्ट्रक्चर, इसमें मतलब डिफरेंस डिस्टिंक्शन भी आप कहोगे कि फ्रूटफुल डिस्टिंक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो हिस्ट्री में मेनली ये पूरा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, बट बायोग्राफी में इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है विच इज मेंशन्ड हियर, द पर्सनल ट्रबल्स of the milieu. So, and the public issue of the social structure. So, troubles occur within the character of the individual and within the range of this immediate relation with others. They have to do with his self and with the limited area of the social life of which he is directly and personally aware. Issue have to do with matters that transcend these local environment of the individual and the range of his inner life. अब मैं बताती हूँ कि क्या है सिंपल सी बात है. जो चीज मैंने आपको बताई है कि इंडिविजुअल की जो लाइफ थी उसकी जो भी बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, गांधी जी ने क्या फेस किया अपनी लाइफ में, क्योंकि वो काफी ठीक ठाक वेल ऑफ फैमिली से थे, तो उन्हें एज सच जो मतलब इस तरीके का कुछ ऐसा वो नहीं फेस करना पड़ा कि चाहे अनटचेबिलिटी या उस टाइप की चीजें. उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली अफ्रीका जाके, ही वाज लाइक लॉ की पढ़ाई करी उन्होंने, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, he shifted to South Africa, he served there, then he has seen the discrimination कि वहाँ पे whites and blacks का या Indians को वहाँ पे बोलते थे कि डार्क स्किन के लिए, तो उनको वहाँ पे जो ट्रेन से उनको फेंका गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे इस ट्रेन में कुत्ते और इंडियंस दोनों अलाउ नहीं है. तो ये चीज उनको समझ में आई कि अगर आप एक, वो तो तब अपर कास्ट से थे, तब भी उन्होंने वहां पे जाके, क्योंकि वो रेस का था, वो कास्टिज्म नहीं था, दैट वाज अ रेसिज्म, तो वो रेस को उन्होंने फेस किया था. अदर इन इंडियन सोसाइटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज सीन एंड फेल्ट द अनटचेबिलिटी, बिकॉज उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी, वो बाहर खड़े होके पढ़ाई करते थे, और ये चीज उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ में, तो गांधी और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का जो व्यू है, ऑल्दो उनके जो टारगेट्स हैं, या आप कहोगे कि उनका जो विजन था वो सेम था, हाँ उनके जो मीन्स थे वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो गांधी जी थे वो वर्ना सिस्टम को सपोर्ट करते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते थे कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ वर्ना सिस्टम, पूरे जो इंडिया के लिए एक ही बुक होनी चाहिए और उसी के जितने भी लॉस थे सबको फॉलो करने चाहिए, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और ये सारी चीजें इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है, तो इसका क्रक्स ये था. ठीक है, सो दैट इज लाइक आई हैव एक्सप्लेन टिल हियर कि इनर जो उसका एनवायरमेंट है वो कैसा है, एक इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. द फैक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री आर ऑल्सो faced about the success and the failure of the individual men and women. When a society is illustrated, industrialized, a peasant become a worker, feud lord is liquidated or become a businessman. When classes rises or fall, a man is employed or unemployed. When the rate of investment goes up or down, a man takes new hurt or goes broken. When wars happen, no insurance salesman become a rocket launcher, a store clerk, a radar man, a wife lives alone and child grows up without father. So इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both. क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बायोग्राफी स्टडी की हो और आपने हिस्ट्री स्टडी की हो, दोनों ही जो एक दूसरे को समझने के बाद ही आप जो है क्या हुआ था हिस्ट्री में ये चीजों का अंदाजा लगा सकते हो. बिकॉज हाउ मिलर इज सेइंग हियर कि चाहे एक बंदा स्टार्टिंग में जो कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री की अगर बात करते हो कि एक बंदा है, इंडिविजुअल है, मेन एंड वीमेन आर देयर,
व्हेन अ सोसाइटी इज इलस्ट्रेटेड, अ पीजेंट बिकम अ वर्कर। एक जो भी पीजेंट है या जो किसान है, किराए की जमीन या किसी के उस पे वर्क करता है और किराए की जमीन पे कर रहा है, तो वो चीजें अलग होंगी। वो वर्कर कैसे बनता है पीजेंट से। इफ फ्यूड लॉर्ड इज लिक्विडेटेड, जिसका कि पैसा खत्म हो जाता है, एंड बिकम अ बिजनेसमैन, जो लॉर्ड वगैरह थे या जो टॉप उसमें बैठते थे जैसे प्रीस्ट वगैरह हो गए। उसके अलावा क्लास अराइज या किसी की क्लास बढ़ती है, किसी की क्लास घटती है। जैसे अब क्लास का डिफरेंस देखो या कास्ट का देखो, तो पहले क्या होता था कि जो डाउन रिडन सेक्शन है, दलित्स हैं या क्योंकि SC ST OBCs का तो डिवाइडेशन बाद में हुआ, दिस इज लाइक ऑल ओवर हु आर डाउन रिडन, they are called dalit in the ancient society, so we called dalit in general for the down ridden section, so don't feel offended। यहाँ पे कोई offend feel करने की जरूरत नहीं है, it is that sociology में ये term use होती है, that's why I am also using that same। ठीक है। सो दलित का पहले क्या होता था कि उनको राइट्स नहीं थे एजुकेशन लेने के। उसके बाद उनको कोई भी जो उनका प्रोफेशन था उसको प्रोफेस करने के लिए कि उनको मतलब कौन सा प्रोफेशन वो ले सकते हैं, हमेशा जो वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको जो भी लेबर वगैरह का काम करना होता था। बट नाउ थिंग्स हैज बीन चेंज्ड। नाउ दे ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर ओन वर्क, तो उसके हिसाब से वो चूज करते हैं। सिमिलरली तो यही है कि क्लास में भी चेंज अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, क्लास चेंजेस। और जो इन्वेस्टर है, कोई एम्प्लॉयड होगा, कोई अनएम्प्लॉयड होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मैन टेक्स न्यू हर्ट और गोस ब्रोक। व्हाट जब वॉर हैपन होता है तो एक नॉर्मल लाइफ नहीं चलती है किसी भी कंट्री की। तो जो इंश्योरेंस बेच रहा होगा वो शायद रॉकेट लॉन्चर उड़ा रहा हो। आपने देखा होगा कि करंट सिनेरियो से अगर आप देखो, जो कि रशिया का और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें जो नॉर्मल पब्लिक थी दे बिकम मिलिटेंट, और उसमें भी जो आर्मी में उनको जाना, और जब वो माइग्रेट अदर कंट्री में भी कर रहे थे तो मेल फीमेल में से मेल्स को तो यूक्रेन वालों ने रोका था, और जो फीमेल्स और बच्चे थे वो देश छोड़ के अदर जो कंट्रीज हैं वहां पे जाके माइग्रेट कर रहे थे। तो ये चीजें होती हैं कि एक इंश्योरेंस बेचने वाला भी रॉकेट लॉन्चर वो कर रहा है, छोड़ रहा है, और स्टोर क्लर्क और रडार बन जाता है, रडार मैन, जो वाइफ अकेले रहती है, बच्चा बिना फादर के ग्रो कर रहा है। तो ये चीज है, मिल्स यहाँ पे बोलते हैं कि ये चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। प्रधानमंत्री आवास, जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट मेजर लेती है कि किसी के पास घर है, किसी के पास नहीं है। वॉर के सिचुएशन में जो है बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, तो सिमिलरली जो भी चेंजेस हैं उसके हिसाब से। सो अब आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में किसी के पक्के घर नहीं होते थे, सबके कच्चे घर होते थे। सो देयर इज अ चेंज दैट द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण operationalized from 2016, a major scheme by the Ministry of Rural Development MORD, provides financial and labor support to houseless families and those living in dilapidated situation या kacha houses to build pakka houses। Can you think of other issue that show the connection between personal and पब्लिक प्रॉब्लम्स या पब्लिक इश्यूज? ऑफ कोर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप ये देखोगे ना कि कच्चे हाउस में जब बारिश पड़ती थी तो फिर प्रॉब्लम होती थी, ये घर टूट जाएगा तो फिर उनको किस तरीके से वो रहेंगे। सो दैट वाज लाइक द मेन डिफरेंस। pluralities and inequalities among societies, this is a very important feature of Indian society। So I think we can do one thing, we can take it in the another segment। तो ये इतना ही आई थिंक 10-15 मिनट्स का नेक्स्ट उसमें चैप्टर होगा। तो एक काम करते हैं, इसका जो सेगमेंटेशन है या तो अभी खत्म भी कर सकते हैं, लेट्स फिनिश हियर ओनली। सो इसका सेगमेंटेशन, pluralities and equalities। So the contemporary world, we belong in a sense to more than one society। When amidst foreigners refers to our society may mean Indian society, but when amongst fellow Indians we may use the term our society to denote a linguistic or ethnic community, a religious or caste and tribe society।
मेनली अगर आप बात करते हो इंडिया का जो फीचर है डाइवर्सिटी इन यूनिटी, बिकॉज यूनिटी जो है इंडिया की वो डाइवर्सिटी से ही है कि बहुत सारे डायलेक्ट, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे जो भी टाइप्स ऑफ कास्ट हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं इंडियन सोसाइटी में, एंड स्टिल दे आर लाइक अनेकता में एकता वाला जो थीम है इंडिया का, उस पे बिलीव करते हैं इंडियंस. सो द डाइवर्सिटी मेक्स डिसाइडिंग which society we are taking about difficult, but perhaps the difficulty of mapping society is not confined to sociologists, along as the comment below will show. While reflecting on what is focused on in his films, the great Indian filmmaker Satyajit Ray wondered, what should you put in your films? What can you leave out? What you leave the city behind and go to the village where cows graze in the endless field and the shepherd play the flute. You can make a film here that would be pure and fresh and have the delicate rhymes of boatman's song. Or would you rather go back in time, back to the epic where the gods and demons took side to the great battle where brothers killed brother? Or would you rather stay where you are, right in the present, in the heart of this monstrous, teeming, bewildering city and try to orchestrate its dizzying contrast of fight and sound of milieu. सो मेनली इसका कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ मैं क्या है इतने बड़े पैराग्राफ का. यहाँ पे जो फिल्म मेकर होते हैं, यहाँ आपने देखा होगा कि डाइवर्स सोसाइटी है बहुत सारी, उसकी सोसाइटी की अगर मैपिंग करोगे इट्स नॉट दैट इजी. आप जाओ एक नॉर्मल एरिया ले लो, आप दिल्ली का एरिया ले लो या एनसीआर ले लो, आप जाओगे एक पर्टिकुलर सिटी, आई मीन पर्टिकुलर एरिया, लक्ष्मी नगर ले लो, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, वेरी वेरी डेंस एरिया. तो वहां पे जब आप जाओगे आपको ना तो पता चलेगा कौन सी कम्युनिटी कहाँ रहती है, कौन सी कास्ट कहाँ रहती है, कौन सी क्लास है. तो ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलेगी? वाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन द, आपने देखा होगा कि फिल्म सिनेमाज में जो है बोला जाता है कि ये आपकी जो भी सोसाइटी है उसका आईना है, जो मूवीज को बोला जाता है. तो अगर वो आईना है तो फिल्म मेकर सोचेगा कि क्या क्या दिखाऊं मैं मूवी में. या तो पहले के जमाने में जो होता था कि गाय चर रही हैं और जो ग्वाला है वो बांसुरी बजा रहा है, वहां पे आराम से बैठ के देख रहा है उनको चरते हुए गायों को. या उसके अलावा जो बोटमैन है गाने गा रहा है, मतलब नदी में अपनी नाव लेके गाना गा रहा है, या तो मैं वो दिखाऊं. या फिर उससे पहले के टाइम में जहाँ पे भगवान होते थे और जो राक्षस होते थे वो एक दूसरे से लड़ रहे होते थे. उसके अलावा बहुत सारे बैटल्स हुए हैं एंशियंट टाइम में जिसमें भाई भाई को मार देता है, या वो दिखाऊं मैं. उसके अलावा वुड यू रादर स्टे वेयर यू आर, जहाँ पे हो वहीं पे रहो. या उसके अलावा टीमिंग और बहुत सारी जो भी सिटीज हैं उसके बारे में दिखाऊं. तो फिल्म मेकर को क्या चीजें दिखाई जाए विच इज गोइंग अराउंड इन आवर सोसाइटी, कॉन्टेक्स्ट उसके बारे में है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है? जब आप पूरा एनालिसिस करोगे उसके बाद भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं. दिस इज क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू फोकस इन सोसाइटी इज इंडीड सेंट्रल टू सोशियोलॉजी, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी चीजें मल्टी डायमेंशनल है इंडियन सोसाइटी. और जो इसके बारे में यही है, या इंडियन सोसाइटी के बारे में या फिर वर्ल्ड में भी जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में बात करें तो further and wonder rather whether his depict of the village is romantic. It would be interesting to contrast this with a sociologist account of Dalit in the village below. क्योंकि आपको नहीं पता, अब जैसे एक ही सोसाइटी में एक ही गांव में जो आपने देखा होगा कि पुरानी सोसाइटी में कि एक जो धौलावीरा में या उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, मोहनजोदाड़ो है और कोट दीजी वगैरह, जहाँ पे कि
आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन किया, उसमें पता चला कि एक तो अपर टाउन है, एक लोअर टाउन है। तो ये कयास लगाए जाते थे, ये बोला जाता है कि जो अपर टाउन है उसमें जो है प्रोमिनेंट पीपल वर लाइक रहते होंगे, और जो लोअर टाउन है वहाँ पे दलित्स और जितने भी डाउन रिडन सेक्शन जो भी वर्कर क्लास है ये वहाँ पे रहती होगी। तो एक ही जो शहर था उसमें एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन में डिवाइडेड था। तो इससे आप कह सकते हो कि पता चलता है कि हाँ, सिटी जो सोसाइटी थी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अपर एंड लोअर। द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम, he was sitting on the dusty road in front of one of the small thatch roofed tea shop in the village, with his glass and saucer places conspicuously beside him, a silent signal to the shopkeeper that an untouchable wanted to buy some tea. Muli was a gaunt 40-year-old with beetle blackened teeth, who wore his long hair swept back. फ्रीमैन 1788 में ये चीज फ्रीमैन ने बोली है, सोशियोलॉजिस्ट ने, कि मैंने एक इंसिडेंट शेयर किया है कि देयर वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ, एक बंदा होता है जो कि जो अनटचेबल होता है, एंड ही वाज फ्रॉम अनटचेबल कम्युनिटी एंड ही वाज लुकिंग डर्टी, और पूरे टीथ ब्लैक हो रहे हैं उसके, गंदा सा है, उसका आउटलुक गंदा है। बट जो शॉपकीपर बोलता है, शॉपकीपर कहता है, वो अपनी प्लेट और कटोर जो भी मतलब चाय पीने के लिए सॉसर और कप लेके आता है, तो वो उसको ऑफर करते हैं। एंड देन मुली वाज ग्राउंड 40, समथिंग अराउंड 40 ईयर्स का जो बंदा था, उसको ये सारी जो भी उसकी आउटलुक देख के क्या पता चलता है कि कौन सी, मतलब एक लोअर कास्ट का बंदा जिसे अनटचेबल ट्रीट किया जा रहा है, तो क्या इनह्यूमन है वो, या फिर उसको क्या रियलिटी है। सो लाइक Freeman was talking about this. So, a quote from Amartya Sen perhaps illustrate well how inequality, क्योंकि inequality इसी से ही पता चल रही है, सामने आपको दिख रहा है। So, inequality, Amartya Sen was perhaps illustrated well how inequalities is central to differences among society. Some Indians are rich, most are not. Some are very educated, others are illiterate, some lead easy lives of luxury, किसी को मतलब बिल्कुल खाने को ही नहीं मिल रहा है, किसी का पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे। वी हैव सम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट इन द लाइफ, अदर्स लैग बैक देम ऑल टुगेदर, कि किसी को इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिलता जा रहा है, और कुछ एक ऐसा सेक्शन है जिसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, खाने को पूरा प्रॉपर फूड नहीं है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, एंड दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एजुकेशन ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट फायरमैन वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये इनइक्वालिटी है। अमर्त्य सेन भी इसी बारे में बात करते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी में इकोनॉमी, क्योंकि ही वॉज अ वेरी एमिनेंट इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, एंड ही वॉज सेइंग कि ये सेक्शन डिवाइडेड है। इनइक्वालिटी बहुत तरह से हो सकती है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, एजुकेशनल इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास खाने को ही नहीं है, किसी की कोई बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। सो दैट इज वाई Sen in 2005 he has given this kind of definition. These are different kind of inequality and each of them requires serious attention, क्योंकि inequality बहुत ज़्यादा problematic हो जाती है। हंगर, आपने देखा होगा कि एक इंसिडेंट है व्हेन टाटा वाज इन यूरोप एंड उन्होंने खाना ऑर्डर किया, उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी एंड दे ऑर्डर्ड, उसके बाद खाना उनसे पूरा खत्म नहीं हुआ, इतनी सारी वेराइटीज उन्होंने ऑर्डर कर दी। रेस्टोरेंट वाला बोलता है कि खाना तो आपको खत्म करना पड़ेगा। देन टाटा या टीम बोल सकते हो आप, दे सेड वी पेड दैट। तो रेस्टोरेंट वाले ने जाके सीधे सीधे बोला था कि ठीक है, मनी आपका है बट रिसोर्सेज सबके हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी रिसोर्सेज वेस्ट करोगे। सो दैट वाज द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय दैट रेस्टोरेंट। आप या तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रूल होगा वहाँ पे, मैंने जस्ट एक न्यूज में ये चीज देखी थी कि ऐसा हुआ था। सो ये चीज है कि रिसोर्सेज सबके लिए हैं, आप खाना अपनी प्लेट में निकाल रहे हो बट वो खाना आता कैसे है, ये दैट नीड टू अंडरस्टैंड बाय यू पीपल। इधर एवरी पेरेंट शुड मेक देयर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्रॉनिक हंगर किल 6
people worldwide in 2005, 1 million people worldwide in 2005. So hunger is a very very severe problem. इसीलिए sustainable development goal is also associated with the all over the world, and hunger and related disease claim more lives than AIDS, malaria, and tuberculosis combined. Haiti, every hour a 5-year-old or younger dies of malnutrition. और ये चीज़ें हैं कि malnutrition से हर जो है हर घंटे 5 साल से कम का बच्चे की डेथ हो जाती है. And serving the problem of child hunger key to ending world hunger, providing relief to an estimated 100 million deprived children would cost about 5 billion a year. तो ये चीज़ें हैं. उसके अलावा प्रॉपर लेबर नहीं है, डिविजन ऑफ लेबर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है. बस इंडिया दैट फैट. इंडिया इज रैंक अमंग द टॉप 10 obese country in the world. तो ये चीज़ें हैं कि हाँ बहुत इनइक्वालिटी इस तरीके से आ रही है. अब इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी के बारे में मैं बता चुकी हूँ. अगस्त कोम्ते वॉज द फादर ऑफ एंशियंट सोशियोलॉजी, जिन्होंने सोसाइटी को स्टडी किया. क्या सोसाइटी में चल रहा है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फैमिलिया, कल्चरल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और जो भी चेंजेस हो रहे हैं. सो अगस्त कोम्ते ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था सोशियोलॉजी का. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अगस्त कोम्ते, एमाइले डर्काइम जो हैं उन्होंने फर्स्ट जो डिपार्टमेंट था वो एस्टैब्लिश किया था. एंड दैट्स हाउ इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सब्जेक्ट, और ये डिपार्टमेंट बना था. तो मैं जस्ट एक बहुत ही सिंपल ओवरव्यू दे रही हूँ थिंकर्स के बारे में. तो जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें. सो just I take as an example, and how the individual in both constrained by it and yet can change it to an extent. The next few chapters will elaborate on the different institutions as well on the culture. It will also focus on some key terms of concept of sociology that will enable young to understand society. For sociology is the study of human social life, groups and society. Its subject matter in our own behavior. क्योंकि जो सोशोलॉजी है, सोसाइटी में आपके क्या चल रहा है, लाइफ क्या है, ग्रुप्स क्या हैं, उसके बाद सोसाइटल थॉट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बात करता है. सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी of society, and sociology is not the first subject to do so. People have always observed and reflected upon society and group in which they live. That is evident in the writings of philosophers, religious teachers, and legislators of all civilizations and epochs. This human trait to think about our lives and about the society is by no means confined to the philosopher and the social thinker. क्योंकि सोसाइटी का हमें तभी पता चलता है सोसाइटी में क्या चल रहा है जब एक दूसरे से हमारा इंटरेक्शन होता है मेनली. क्योंकि आप अगर पड़ोस वाले से बात नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसका नेचर कैसा है. सिमिलरली सोसाइटी में भी है. जब आप सोसाइटी को करीब से नहीं जानोगे, कोई कम्युनिटी है, चाहे कास्ट है, चाहे ट्राइब है, आप उसको करीब से नहीं जानोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सोशियोलॉजी क्या है. तो सिमिलरली इसमें भी यही है. सोसाइटी की जो साइंटिफिक स्टडी है हर पर्सपेक्टिव से, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, फैमिलियल हो, या उसके अलावा कल्चरल, एजुकेशनल, तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है. इनकी स्टडी ही कलेक्टिवली सोसाइटी कहलाती है और इसकी जो स्टडी है सोशियोलॉजी कहलाती है. there are our everyday notion and common sense in terms of which we live our life. However, the observation and ideas that sociology as a discipline makes about society is different from both, and the philosophical reflections are common sense. तो जो भी सोसाइटी में जो चल रहा है, जैसे लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियों को अगर घर का काम नहीं आता वो जॉब करती है, तो ये कॉमन सेंस है. लोग ऐसे बोलते हैं ये तो कॉमन सेंस है, लड़कियों को तो काम करना ही है. कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा है? तो ये चीजें कॉमन सेंस में आती हैं कि जो चीजें बहुत टाइम से चल रही हैं, सोसाइटी उसको बिना ऑब्जेक्शन के मानती है
और ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है. दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस इन द लैंग्वेज ऑफ सोशियोलॉजी. Observation of philosophical and religious thinkers are often about what is moral and immoral in human behavior, about the desirable way of living, and about a good society. Sociology too concern itself with norms and values. क्योंकि सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो हर कोई फॉलो करता है. जब अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें वो फॉलो करना ही पड़ेगा. बट its focus is not on norms and values as they out to be as goal that people should pursue. Its concern is with the way they function in actual societies. तो आपने ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से नॉर्म्स किसी ने बता दिया, फैमिली ने, बट अगर आप फैमिली से थोड़ा दूर हो लेकिन आप क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हो, that is up to you. And desirable way of living and about a good society, sociology is too concerned itself with norms and values कि क्यों है, कैसे क्यों हो रहा है इस तरीके से. चाहे आपने देखा होगा कि मैरिज पर्सपेक्टिव से कि जो भी रिचुअल्स होते हैं हिंदूज में, मुस्लिम्स में और सिख कम्युनिटी में, दीज आर डिफरेंट. तो डिजायरेबल जो थॉट्स होते हैं और सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं, वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं. So, but it focuses not norms and values they fought to be as goal and people should pursue. Its concern is with the way they function in actual society, and you will see how sociology or religion is different from theoretical study. Because आपको नहीं पता theoretical किसी सोसाइटी में क्या चल रहा है. अभी बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी चली गई है, बट एमपी है, किसी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ आप जाओगे तो आपको पता चलेगा दे प्रोफेस untouchability in 21st century as well. So empirical study of society is an important part of what sociologists do. So sociology क्या करते हैं, उसकी empirical study is very important. So however, this doesn't mean that sociology is not concerned with values. If only means that when a sociologist studies a society, the sociologist is willing to observe and collect findings even if they are not to her or his personal linking. तो ये चीज़ है कि किसी की पर्सनल लिंकिंग चाहे हो चाहे ना हो, उसका इंडिविजुअल थॉट क्या है. द सोशोलॉजिस्ट इज विलिंग टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट फाइंडिंग्स. किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वैल्यू क्या है. Peter Berger makes an unusual but effective comprehension to make the point. Peter Berger is very important philosopher, I mean sociologist, philosopher also. तो वो बताते हैं कि effective comparison to make the point, in a political or military conflict, it is of advantage to capture the information used by the intelligence organs of the opposite side. But this is so only because good intelligence consists of information free of bias. क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि जो इंटेलिजेंस ऑर्गन है वो किस तरीके से इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहे हैं और इंडिविजुअल में कैसे प्रेजेंट है. बट दिस इज सो ओनली द बिकॉज गुड इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ बायस. जो कि बंदा नॉलेजेबल होगा तो वो बायस नहीं होगा किसी चीज के लिए. हैव यू इफ यू हैव हर्ड डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, ही इज फ्रॉम अपर कास्ट बट स्टिल he thought about downridden section. दलित्स के लिए काफी बात करते हैं वो. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज क्या है. If a spy does his or her reporting in terms of the ideology and ambition of his or her superiors, this or his or her report was useless not only to the enemy if the latter should capture them, but also the spy own side. The sociologist is a spy in very much the same way. His or her job is the report of accurate as
he or she can about a certain Sharon। तो एक पीटर बर्गर 1963 में बोलते हैं कि एक सर्टेन, आपको नहीं पता कि सामने वाले के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, आइडियोलॉजी और एम्बिशन क्या है किसी की, या हिज और हर में सुपीरियर, हिज और हर रिपोर्ट आर useless not only to the enemy if the latter should capture them but also the spy on side। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जो भी थॉट प्रोसेस है आपका वो किस तरीके से ले रहे हो, या आइडियोलॉजी क्या है आपकी। तो ये काफी सही सेगमेंट था इसमें। Does this mean that the sociologist has no social responsibility to ask about the goals of his or her study or the work to which the sociological findings will be applied? He or she has such a responsibility just like any other citizen of society। तो उसकी किसी और के अलावा जो है responsibility नहीं, just like any other citizen of the society। But this is asked is not sociological asking, this is like the biologist who biological knowledge can be employed to heal or skill। This does not mean the biologist is free of responsibility as to which use he or she serves, but this is not a biological question। Sociology has from its beginning understood itself a science, या सोशियोलॉजी मैंने बताया ना कि साइंटिफिक स्टडी है। ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ, काफी सारा पढ़ भी लिया है, बहुत सारी रामायण कथा भी हो गई है इसमें। सो सबसे पहले बायोलॉजिकल नॉलेज एम्प्लॉयड, सपोज करो कोई बंदा है, उसके पास है बायोलॉजी की नॉलेज, उसे किसी हॉस्पिटल में काम करना है, ठीक है। तो ये चीज होगी कि वो उसको जो नॉलेज होगी वो इसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी, पैसा कमाने का जरिया बनाएगी, ठीक है। सोसाइटी में ये चीजें काफी होती हैं। अनलाइकली कॉमन सेंशियल ऑब्जर्वेशन और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस आर theological commentaries, and sociology is bound by the scientific canons of the procedure। क्योंकि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक तरीके से बात करती है, जो भी फैक्ट्स होते हैं आपके जो प्रीवियस टाइम पे जो भी फैक्ट्स थे उस पे बेस्ड है कि जो नोशंस हैं उसको हम फॉलो करते हैं। ये चीज हमारी दादी ने बताई थी कि दादा दादी ने कि बड़ों का पैर छूने चाहिए, बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब भी आप स्कूल जाओ तो अच्छे से नीट एंड क्लीन होके जाना चाहिए, नेल्स वगैरह कट होने चाहिए, हेयर कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बुक्स वगैरह अच्छे से कवर वगैरह चढ़ा होना चाहिए। तो दीज आर द नोशन जो कि सोसाइटी में चल रहे हैं। सो देर आर बीन कंसीडर्ड डिबेट विद इन सोशियोलॉजी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड द ह्यूमन साइंस, बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो इनका डिफरेंस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बहुत डिबेट नहीं करनी है, हम जस्ट ये जो है एज रेफरेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं बुक, और इसमें बहुत सच ऐसा नहीं है कि आपको इसमें नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है। We need not enter this here, but what is the relevant here is the sociology in its observation and analysis has to follow certain rules that can be checked upon by others। In the next section, we compare sociological knowledge to common sense knowledge, which will once again emphasize the role of methods, procedure, and result in the manner in which sociology conduct its observation of society। And chapter 5 of this book will provide you with a sense of what sociologists do। तो ये चीजें जो कि उसका मीनिंग वगैरह है वो और अच्छे से जो है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं, क्योंकि वीडियो भी काफी 40 मिनट्स का हो रहा है, तो आप डबल की स्पीड में देख के इसको 20 मिनट्स में इजीली खत्म कर सकते हो। कुछ भी चीजें नहीं समझ आती तो आप पिंग करके एक बार पूछ लो। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।